नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं ऑनलाइन दवाई क्या दिक्कत है भाई। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की लड़ाई कोई नई नहीं है। जब वक्त वक्त पर ई फार्मेसी यानी कि जिस तरह से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं किसी और चीज़ की, जब आप ऑनलाइन दवाएं मंगाते हैं तो उसे आप ई फार्मेसी कहते हैं और उस पर सवाल फिर से उठा है। और क्यों ऐसा मौका आया है, क्या हुआ है आखिर कि ई फार्मेसी को लेकर फिर सवाल जवाब हो रहे हैं, फिर आपत्तियां आ रही हैं और इस बार तो मामला थोड़ा और ज़्यादा गंभीर लग रहा है। जैसा मैंने कहा कि पहले भी इस पर वक्त वक्त पे आपत्ति होती रही है, इसके मॉडल पे आपत्ति उठाई जाती रही है, लेकिन एज ए कंज्यूमर हमें तो कुछ खास बुरा नहीं लगता कि आपके घर पर दवाई आ जाती है, डिस्काउंटेड रेट पर भी आती है, ओरिजिनल भी होती है, तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कतें हैं तो चलिए क्यों उठाइए ताज़ा मामला, इस पर डिटेल बातचीत होगी और आज ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन फिर ये मुकाबला देखने को मिलेगा। एक नज़र डालते हैं कि हुआ क्या है, क्यों ये बात फिर एक बार तूल पकड़ गई है। तो बंद होगी ई फार्मेसी, ये बड़ा सवाल है। क्यों उठा के आया है ई फार्मेसी, बंद करने पर विचार कर रहा है, कौन कर रहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय में मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर है, लेकिन इसका मतलब आप इसे कन्फर्म भी मांगे कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई है जिसमें ई फार्मेसी के धंधे पर थोड़ा तेज एक्शन या बड़ा एक्शन लेने की बात है कि मौजूदा व्यवस्था में रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये मंथन किया गया है। डिस्काउंट्स हैवी दिए जा रहे हैं, उससे हो रहा है कि ऑफलाइन जो मतलब एक ब्रिक एंड मोर्टार यानी कि जो फिजिकल दुकानें हैं उन पे संकट की बात है। एक और जो एंगल निकाला वो ये है कि मरीज का डेटा प्राइवेसी की चिंता है कि आप जो दवाइयाँ मंगाते हैं वो डेटा कंपनियों के पास जमा होता है, उन्हें पता है कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ कब कब मंगा रहे हैं और उससे प्राइवेसी का हनन होता है। ये बात निकल कर आई है। तो ये सवाल फिर से उठे हैं और मैं आपको बताऊं कि करीब छोटे बड़े 20 ऑनलाइन ई रिटेलर्स को एक नोटिस भी भेजा गया था कुछ समय पहले। थोड़े समय पहले की बात है, कंपनी अपना आईपीओ निकालने जा रही थी, तब थोड़ा हल्ला मचा, उसके बाद नोटिस गया और बहुत कुछ इस पे लगातार होता रहा है। आपको याद भी होगा कि पहले कोर्ट में भी बातचीत गई थी, एक कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, दूसरे ने उसको फिर हटा दिया। तो जो ई फार्मेसीज हैं ये शुरू से थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क के घेरे में रही हैं। तो थोड़ा आज इसी पे चर्चा करते हैं कि ये सही है या गलत है और कंज्यूमर के लिहाज से क्या प्रॉपर होना चाहिए इसमें, और क्या ये वाकई किसी तरह की खतरे के घंटी को बजाता है। तो हमारे साथ हैं आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर एसपी ब्योत्रा, वजीर एडवाइजर्स के एमडी हरमिंदर साहनी साहब जो कि ऑनलाइन रिटेल पर काफ़ी गहरी समझ और ज्ञान रखते हैं, और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के जनरल सेक्रेटरी राजीव सिंघल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिंघल साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि जो मंत्रालय में बहुत कुछ मंथन हो रहा है उसके पीछे ये भी है कि भाई जो टोटल जो ऑफलाइन ड्रग रिटेलर्स हैं उनका बहुत दबाव है, वो वक्त वक्त पे अपनी शिकायत लेकर जाते रहे। क्या आपत्ति है इसे? देखिए, एक कंज्यूमर के एंगल से तो कुछ भी इसमें ज़्यादा गलत नहीं दिखता कि भाई आपको, जैसा मैंने कहा, घर बैठे दवाई मिलती है, सस्ती भी मिलती है, काउंटर फिटिंग की कम गुंजाइश रहती है या कहूँ ना के बराबर रहती है, तो कंज्यूमर के लिहाज से तो ठीक है। लेकिन आप लोगों की आपत्ति क्या है? देखिए, बहुत अच्छा किया आपने जो आज यहाँ हमको बुलाया और बातचीत करने का मौका दिया। जब देश में 2015 की बात करें तब भी और आज भी, तब से लेके आज तक जब जब ये ई फार्मेसी का मुद्दा चला है या कोई बात चली है, ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने अपने सारे देश के सारे केमिस्टों को, जो कि आज की डेट में 12,40,000 केमिस्टों हैं, उनके लिए, साथ में देश की जनता के हित से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको हमेशा उठाया है। जब अगस्त 2018 में ये इसका बिल आया था और बिल पर सजेशन मांगे गए थे, हमने अपने सुझाव दिए। उसके बाद में गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम लाई, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी घोषणा किया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के परिवर्तन की बात आई, उसमें अपने सारे सुझाव दिए। AIOCD या उसके मेंबर कभी भी आज तक किसी भी डिजिटलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ, ये डिजिटलाइजेशन मरीजों के हित में होना चाहिए, उनकी डाटा की सिक्योरिटी होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, साथ में पिडिट्री प्राइसेस के ये जो झमेला है आज दवाओं पे, जैसा आपको मालूम है, देश को मालूम है, NPPA 8 और 16% मूल्य निर्धारण करता है, मार्जिन निर्धारण करता है रिटेलर और होलसेलर के लिए। जब 8 और 16% मूल्य निर्धारित करता है, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं, ये लोग उसमें 30% का अगर डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी यह मालूम पड़ेगा कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ है, ताकि ये, क्योंकि अपनी कैपिटल बन करके आज मेरा छोटा छोटा दुकानदार जो गांव के कोने कोने में है, देश में कोने कोने में दवा की उपलब्धता करा रहा है, 2,000 रुपए की, 3,000 रुपए की बिक्री करता है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है
वहां वो अपनी दवा की दुकान चला के और वहां के मरीजों की सेवा कर रहा है। 2,000 रुपए की बिक्री पे उसको मुश्किल 200 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया अगर कमाई करता है तो उसको भी कमाने का हक है। अगर वही 35% कंपनियां ये अपने पास से अपनी कैपिटल बंद करके या फॉरेन फंडिंग बंद करके अगर ये पीडीटी प्राइजेस के साथ में अगर माल बेचेंगी तो निश्चित रूप से ये सबके लिए होगा। आपने देखा होगा भी, आपने बात किया कि लोगों को दवाइयां अच्छी मिलती हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसके गोडाउन पे छापा पड़ा था, उसमें ट्रामाडोल, कोरेट और पता नहीं क्या क्या दवाइयां, बहुत बड़ी जो प्रतिष्ठित कंपनी है देश की, उसके गोडाउन पे छापा मार के वो दवाएं पकड़ी गई थी जो नशे की प्रवृत्ति में डालती है। आज मरीज का अगर डाटा होगा, किसी के घर में कोई बात होगी, और वो जरूरी नहीं है कि सब डाटा सिक्योरिटी हो। आज 4 एजेंसियां या 5 एजेंसियां अगर धंधा करेंगी तो आज इतने देश के सारे लोगों का डाटा इन 4-5 लोगों के पास होगा। हमारा कतई ये कहना नहीं है हम डिजिटलाइजेशन के खिलाफ जी जी, गॉट योर पॉइंट सर। ठीक है, आपकी बात समझ में आई। हरमिंदर साहब, अब ये एक तरफ तो साउंड कर रही जो टिपिकल ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की लड़ाई है, मतलब बस नाम ई फार्मेसी का हो गया, लेकिन मुद्दे मोटे मोटे वही हैं जो हम किसी भी ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में देखते हैं कि जो रिटेलर्स हैं उनको उनके धंधे पर चोट है। प्राइवेसी की बात भी आ जाती है कि डेटा बहुत सारा एक ही जगह पे 2-4 कंपनियों के पास चला जाएगा। तो ये क्या एक टिपिकल वही चीज़ है जो हम यहाँ पे रेप्लिकेट होते देख रहे हैं, या जब दवाइयों का मामला आ रहा है तो थोड़ी सी बात अलग है? नहीं, आपका कहना ठीक है, बात सेम ही है, क्योंकि दवाइयां है या खाने पीने का सामान है या आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं और आप कौन सी मूवीज देखते हैं, ये सब चीज प्राइवेसी मैटर है। किसके हाथ में डेटा कैसे मिसयूज किया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज हजारों हैं। दवाई एक वैसी ही चीज है, कंजम्पशन आइटम है ये भी, तो इसको डेटा लेके कोई क्या कर सकता है। तो ये बड़ा सवाल है कि डेटा प्राइवेसी का क्या किया जाए, क्योंकि सिर्फ डेटा प्राइवेसी के ऊपर अगर वो करेंगे तो सब कुछ ही बंद कर देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आज की डेट में तो हम सब लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कंज्यूमर के लेवल के ऊपर, ये यूएस में भी देखा है, छोड़िए और कई जगह देखिए, कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता है डेटा प्राइवेसी से। इतना ये बड़े लोग बात करते हैं, लेकिन कंज्यूमर तो क्लिक 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 सब चीजों पे एग्री करता है, कुकीज अलाउ करता है और आगे बढ़ता है कि उसको फ्री में चीज मिल रही है, सस्ती मिल रही है, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि भाई कंपटीशन की बात करें, फेयर कंपटीशन की बात करें, वहां कहीं ना कहीं मेरा हमेशा से यही रहा है कि डिजिटलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे जो अपने ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किस तरीके से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्योंकि ये असली लाइवलीहुड्स का मामला है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत तो आती है। तो फिर हमने एफडीआई से थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की, ऑर्गेनाइज रिटेल को कंट्रोल करने की कोशिश की, ई कॉमर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। आई थिंक वही कोशिशें हो सकती हैं। टोटल बैन की बात करें या कहें कि ई फार्मेसीज आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी फॉर वेरियस रीजंस, वो फिर कुछ भी जहां पर ये टेक्नोलॉजी और कैपिटल यूज करके किया जाए तो सब कुछ ही बंद करने पे बात आ जाएगी। तो ये बड़ा की क्वेश्चन है इस हिसाब से, और ये आई थिंक इसकी डिबेट होती है तो वही कोई आंसर निकल के आता है, लेकिन है सेम ही चीज है, चाहे मीडिया कंजम्पशन है, फूड कंजम्पशन है, फार्मेसी कंजम्पशन है। तो और इसमें हरमिंदर साहब एक क्विकली आपका रिप्लाई चाहूंगा कि देखिए इसमें भी जो वैसे तो अभी गिनती के एग्रीगेटर्स ही हैं, तो कुछ तो प्योर एग्रीगेटर ही हैं जो वाकई में किसी मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीद के आपके घर भेज रहे हैं, और कुछ शायद अपने बैकएंड पे भी रख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीजें हो रही हैं। तो उस केस के अंदर भी अगर आप देखें, ये सारी बात यहाँ नहीं आती है, इसी बात तो कंपटीशन पे सारी आ जाती है, क्योंकि जो पॉइंट लाया गया कि दूर दराज के इलाकों में जहाँ एक छोटा केमिस्ट जो है वो अपने काम कर रहा है, वहां भी वहां तक जहां पे मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं है, वहां नहीं पहुंचे हैं फार्मेसी वाले। इनका भी अपना कुछ देखना है इनको कि भाई कहाँ पे जाके फिजिबिलिटी होती है, नहीं होती है, तो और पे नहीं पहुंच रहे हैं। तो कंपटीशन तो बड़े शहरों में ही मेन है। कंपटीशन जो जहां भी अर्बन पॉपुलेशन है वहां पे मेजर कंपटीशन है, वहीं कंजम्पशन ज्यादा है और वहीं पे कंपटीशन ज्यादा है, और छोटे दुकानदार काफी डिपेंडेंट जो है इस व्यापार के ऊपर, उन पे असर डायरेक्ट है, कोई डाउट ही नहीं है इसके ऊपर कि मैं नेट पर खाना शुरू करता हूं तो केमिस्ट से नहीं मंगाऊंगा, उसकी दुकान की उतनी सेल कम हो जाएगी। लेकिन एज ए कंज्यूमर मेरे लिए प्राइवेसी से ऊपर कन्वीनियंस और प्राइस है। ठीक है, ठीक है। इस पे मैं डॉक्टर ब्योत्रा की भी राय चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक और सवाल उठ के आता है, अक्सर कंज्यूमर फोरम पे ये शिकायत उठती भी है और आम कंज्यूमर भी ये महसूस करता है कि जो दवाएं हैं उनमें मार्जिन बहुत ज़्यादा, हालांकि अभी कह रहे थे यहाँ पर सिंगल साहब की वो एक फिक्स मार्जिन है, लेकिन हम ही देखते हैं कि आप लोग जो दवाएं लिखते हैं वो एक रिटेल स्टोर, अगर मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के अंदर है तो तय मानिए एमआरपी के ऊपर भी चली जाती है चीज़ें, एमआरपी पे तो मिलेंगी। आप बाहर निकलेंगे हॉस्पिटल के प्रांगण से तो दवा थोड़ी और सस्ती होगी, और कहीं जाके अगर आप होलसेल मार्केट से ले आएंगे तो इतना बड़ा मार्जिन दिखाई देगा उसके अंदर कि आपको लगेगा कि मैं कितने पैसे दे रहा था। तो दवाओं में ये तो कीमत में खेल होता है।
आप तो कहना ठीक है, दवाइयों के बारे में सचमुच ही है। एक्चुअली मेडिसिन दवाइयाँ जो हैं ये भी एक बहुत अलग अलग तरह से हैं। एक ऐसा मालिक्यूल जो होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, रिसर्च मालिक्यूल कहते हैं उसको। एक कंपनियां हैं जिन्होंने रिसर्च मालिक्यूल जिन्होंने बनाया होता है, डेफिनेटली महंगी है, लेकिन मैं एक बार आपको बताता हूँ कि पेशेंट बहुत क्रिटिकल इल कुछ पेशेंट होते हैं जो सीरियसली इल होते हैं, हॉस्पिटल जिसको हम ICU वगैरह में पेशेंट कहते हैं, तो बहुत सिक होते हैं। उसके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हम, कोई भी डॉक्टर, पेशेंट के रिश्तेदार भी नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए हम कोशिश होती है कि हमारी वो लगती महंगी हैं दवाइयाँ हैं, लेकिन जो ओरिजिनल मालिक्यूल होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली और किसी को जिन्होंने ओरिजिनल बनाई है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो उन्हीं ओरिजिनल मॉलिक्यूल वाली दवाइयों की बात कर रहा हूँ कि सेम ब्रांड सेम कंपोजिशन आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग कीमत पे मिलते हैं। जी हाँ, अब ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि आई एम श्योर कई दवाइयाँ जो हैं MRP और जो उनकी एक्चुअली कॉस्ट होती है, डेफिनेटली उसमें 8-10% तो नहीं होता है, उसमें काफ़ी मार्जिन भी होते हैं। मैंने पर्सनली मैं जानता हूँ 20 से लेके 30-40% तक भी होते हैं कुछ दवाइयाँ जिनके मार्जिन होते हैं एक्चुअली। तो ये इसको मैं तो कहूँगा वाई गवर्नमेंट शुड अलो कि जे MRP पे ही हम क्यों नहीं ध्यान देते। हम एक तरफ तो कहते हैं कि होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा साल हमारी ये गवर्नमेंट अपने लेवल पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि MRP और लोगों को जो कंज्यूमर को मिलता है उसमें इतना डिफरेंस क्यों होना चाहिए। मैं आई जस्ट वांट मैं जी, तो यही सवाल मैं लेके जाता हूँ। सिंघल साहब, डॉक्टर साहब भी मान रहे हैं और ये एक अनुभव है कॉमन, ये हर दूसरे व्यक्ति का अनुभव निकल जाएगा जहां पर उनको खुद को महसूस होता है डे टू डे लाइफ में। चलिए छोटी मोटी सिर दर्द सर्दी बुखार की गोलियां नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे देश के अंदर जिनको बड़ा मेडिकल खर्च करना पड़ता है, वहां पर तो उनकी दवाइयों की जो खर्चे हैं उसमें इतना बड़ा अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो मार्जिन है वो 40-40, 50-50% तक की डिफरेंस होती है उसमें। नहीं, देखिए, जहां तक मार्जिन की बात है, हमने ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने सरकार को भी लिख के दिया है कि आप जो भी देश में सारे मॉलिक्यूल, चाहे वो कंट्रोल कैटेगरी के हों या डी कंट्रोल कैटेगरी के हों, सब पे आप मार्जिन फिक्स कर दें। कंट्रोल कैटेगरी पे शासन का प्रभाव है, आपको भी मालूम है, समय समय पर NPPA रेट निर्धारित करता है और उसमें 8 और 16% मार्जिन मिलता है। मैं कह रहा हूँ वो आप प्रूफ चेक कर सकते हैं कि होलसेलर को 8% और रिटेलर को 16% मिलता है। जहां तक बात डी कंट्रोल कैटेगरी की है, डी कंट्रोल कैटेगरी में कई जगह मार्जिन होता है, निश्चित रूप से मार्जिन होता है, लेकिन आज की डेट में कंपटीशन का जमाना है। आप दुनिया भर में जाएंगे, पूरे भारत में जाएंगे, कहीं कहीं 10% का, 8% के आपको साइन बोर्ड मिल जाएंगे, वो लेस करके बेचता है। तो आज जो 10 और 20% का मार्जिन डी कंट्रोल कैटेगरी, अमूमन कंपनियों का माल, जेनेरिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जेनेरिक का परसेंटेज देश में 7-8% है, जो डॉक्टर साहब ने बोला या हमारे दूसरे वक्ता ने बोला, वजीर एजेंसी से उन्होंने बोला। तो आज जेनरिक में मार्जिन अधिक हो सकता है, लेकिन आज ब्रांडेड में मार्जिन जो निर्धारित है, जो कंपनियां हमारे होलसेलर को, रिटेलर को मार्जिन देती हैं, वो 10 और 20% ही ब्रांडेड में माल हमें मिलता है। जेनेरिक की बात अलग है। हमने तो सरकार को जेनेरिक जन औषधि के माध्यम से भी सेवाएं करने के लिए सरकार को निवेदन किया था कि हमारे सारे स्टोर पे भी जन औषधि लगाएं, ताकि हम लोग उन देश के नागरिकों की सेवा जन औषधि के दवाओं से भी कर सके। ऐसा निवेदन भी हमने किया और सरकार को यह भी बोला है कि आप सारी दवाओं को अपार्ट फ्रॉम कैटेगरी हमारा मार्जिन फिक्स कर दें। 35% रिटेलर को जो डी कंट्रोल कैटेगरी के अलावा जो दवाएं उन पे, और 15% होलसेलर को। वी विल बी हैप्पी इन दैट। तो हमें मार्जिन का कोई नहीं है। सरकार जिस दाम पे MRP पे दवा हमसे बिकवाएगी, हमें नेट 10 और 20% मार्जिन के अलावा हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे देश के किसी भी केमिस्ट। चलिए ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर मान लीजिए इस तरह की आप कह रहे हैं कि हम आपको कोई दिक्कत नहीं है और उतनी ही तो छूट वहां मिल रही, कोई बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलती है ऑनलाइन दवाओं के, उसमें भी क्या आपको इतना फर्क पड़ जा रहा है। बस ये होता है कि आपके घर पे डिलीवर हो रहा है और प्रिस्क्रिप्शन तो वो भी लेते हैं। जो पहले एक शिकायत थी कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना बेच रहे हैं, वो तो अब सब लोग लेने लग गए। तो क्या ये बाकी जगह जैसा हुआ है कि धीरे धीरे आप अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाएं? अभी पहले यही शिकायत होती थी किराना स्टोर वालों की, लेकिन अब उन्होंने शिकायत करना बंद करके अपने स्टैंडर्ड ऊपर कर लिए। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद कुछ प्रैक्टिकल सवाल यही उठाएंगे कि क्या ये ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कंज्यूमर के लिहाज से गलत तो नहीं हो जाएगा कि बंद हो जाए, या फिर इसमें क्या और किया जा सकता है जिसमें दोनों के लिए सिचुएशन अच्छी रहे। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।